सज्जन जी, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, खासकर बड़े सारे इशू उठे, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? वास्तव में आदिवासी और दलितों तक इस आरटीआई कानून का कोई फायदा नहीं पहुंचा। और सवाल ये है कि जहां उड़ीसा की ज़्यादातर आबादी शिक्षित नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, उसको पढ़ना नहीं आता है, वहाँ इस कानून को लागू होने की संभावना कहाँ आती है? जगदानंद जी कह रहे हैं कि उनके जो स्थानीय बोलियां हैं उसमें बुकलेट बनाई गई, वो छपवाई गई, बंटवाई गई। शिक्षित लोग कितने उड़ीसा के अंदर में, एजुकेटेड लोग कितने, वो किसी भी भाषा के हों, भाषा मान लीजिए उन्होंने स्थानीय बोलियों को प्राधान्य दिया, 8 बोलियों को दिया ना। उड़ीसा के अंदर में 60 से ज्यादा अधिक बोलियां हैं ट्राइबल्स लोगों की। बाकी लोगों का क्या? वास्तव में जिस तरीका का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए और जिस तरीके का प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए, ये बात सही है कि ये नीचे तक ही नहीं, नीचे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है किसी भी विभाग का, वहीं तक नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस तक वास्तव में लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ पर हमारे साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं उनके कुछ सवाल जरूर लेना चाहूँगा। जो यहाँ की जो करीब 33 से 34% आबादी जो कि दलित हैं, आदिवासी है, उन तक दरअसल ये कानून पहुँचा है क्या? उसका लाभ मिल रहा है? आपने सभी की बात सुनी, आप लोग क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या? आप जी। कानून पहुँचा है लेकिन लाभ नहीं मिलता है। जिसी तरह हम सोचते हैं कि लाभ मिलेगा, इसी तरह लाभ नहीं मिलता है। क्यों लाभ? इसलिए कि हमारा घर ये यहाँ से 10-15 किलोमीटर, लेकिन हम जिसी को एक आरटीआई उसका एक पुलिस स्टेशन में जब हम उनको पूछते हैं कि आरटीआई क्या आपका कोई जिम्मेदारी लोग है, कोई जवाब देने के लिए कोई है जी, वो मना कर देते हैं। हमारा यहाँ कोई ये प्रोसीजर ऐसे कोई लागू। आप कहते हैं पुलिस थाने में जब आप आरटीआई लगाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है व्यक्ति जो पीआईओ जो कि आपकी इंफॉर्मेशन ले। आप कुछ और जी। ये जो उठा हमारा दलित और आदिवासी लोगों के लिए जो बात उठता है ना, जितना भी वही छपाया वो सब अभी तक वो लोगों के पास नहीं पहुंचा। वो सब कमीशन के ऑफिस में कुछ बचा हुआ है, रखा हुआ है, और इंफॉर्मेशन एंड पीआर डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो उनको जो बनाया था, जो सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम में अभी तक गाँव का लोगों के पास नहीं पहुँचा। जो एक्टिविस्ट है ना, तो हम बार बार आरटीआई एप्लीकेशन मांगते हैं कि तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बार बार दौड़ना पड़ता है कि ये कुछ लाभ नहीं मिलता है। जी, लाभ नहीं मिलता। मैम, आप कई बहुत आरटीआई आप लोगों के लिए जितना अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए वो नहीं होता है। हमारा सरकार इतना स्टेप नहीं लेते हैं, इसीलिए लोगों के पास अभी आरटीआई क्या है ये भी मालूम नहीं है। एजुकेटेड लोग भी अवेयर नहीं है, जो कैसे क्या है आरटीआई क्या है, कैसे इन्फॉर्मेशन उनको मिले, जो प्रोसीजर दे वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। उड़ीसा से कोई सरकारी कर्मचारी आरटीआई से भी अवेयर नहीं है। ये तो ठीक से साधारण जनता को नहीं मिलते इन्फॉर्मेशन, साधारण जनता को नहीं। और सबसे बड़ा बात जो है सेक्शन 41B आरटीआई का, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए खुद इंफॉर्मेशन पीआर डिपार्टमेंट जो नोडल ऑफिस है, उसमें अभी तक उनका उड़िया भाषा में जो उसको डिस्क्लोज करना है वो नहीं किया अभी तक नहीं किया। देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना बड़ा कानून बना और इतनी उपलब्धि, बार बार केंद्र सरकार कहती है कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अवेयरनेस लेवल पर जो है वहाँ पर हम देखते हैं तमाम, और ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं, हम देश भर के तमाम हिस्सों में जाते हैं, अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ मंच पे खड़े होकर ये कह देना कि हमने देश को आरटीआई कानून दिया, काफ़ी नहीं है ये। नहीं, आरटीआई कानून तो दिया है, बहुत अहम चीज़ है, लेकिन कॉन्शस करने का, लोग का कॉन्शस करने के लिए राज्य सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हम सबका काम है। जो कर्मशाला होना चाहिए गांव-गांव में कि आरटीआई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गांव में 50% जो महिलाएं हैं, वो महिला का अंदर ये भी चाहिए, कॉन्शसनेस डेवलप होना चाहिए। देश भर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो चिंतन है, हम लोगों का जो चिंतन है, कोई कहाँ कोई राज्य सरकार है, जो उपलब्धियां हैं वो जा नहीं रहा है अंदर। और आरटीआई के जो एडवर्टाइजमेंट जैसे होना चाहिए, कोई अगर छोटा मोटा काम होता है तो बहुत बड़े बड़े अखबार के पन्ने पर आ जाते हैं, अब ये आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। आरटीआई के लिए जितना करना चाहिए ये होता नहीं। जगदानंद जी, जैसा कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर आपने प्रयास किए, बुकलेट छपी, लेकिन वो बटी नहीं। सरकार की ओर से, राज्य सूचना की आयोग की ओर से जो है, दरअसल उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं हुआ। छाप लीजिए, उसके बाद आप कार्यालय में रख लीजिए, उसका तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, जो इसकी सवाल है, जब कमीशन कुछ बनाता है, सरकार कुछ बनाता है, ये हर नागरिक के लिए नहीं बनता है।
कुछ प्रोटोटाइप बन जाता है। जैसे 8 भाषा है, 8 भाषा में उसका ट्रांसलेशन सही ढंग से ट्रांसलेशन जरूरी है, और उसको आगे बांटने का जो काम है, उसको आगे रिप्रिंट करने का जो काम है, लोगों तक जो अनपढ़ है उनका तक जो पहुंचाने का जो काम है, वो सामाजिक कर्मियों का काम है। और सामाजिक कर्मियों जो लगे हैं देश की सफाई में, वो उससे बचना नहीं चाहिए, वो भी उसमें पूरा उसका योगदान जरूरी है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं आप लोगों ने छाप दिया पर निशिकांत जी जैसे लोगों को पहुंचाना था, लेकिन बाकी लोगों ने उनको पहुंचाना है। और दूसरा है कमीशन जाके हर घर में पहुंचना संभव नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेडी के जो वरिष्ठ नेता है लेनिन मोहंती जी भी ज्वाइन करेंगे। तो जो राज्य सरकार की भूमिका है उस पर हम खासतौर से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का आपके शहर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वक्त भुवनेश्वर में हैं, उड़ीसा में हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, उन तक और खास करके जो दलितों तक ये कानून किस हद तक पहुंचा। एक बार फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक पे जाने के बाद जो जुड़े उर्मिला सेन गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ सज्जन शर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देवाशीष पटनायक जी जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इसके अलावा निशिकांत जी जो कि आरटी एक्टिविस्ट है और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए निशिकांत जी, हमारे साथ जगदानंद जी जुड़े हुए हैं, जगदानंद जी जो कि राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त हैं और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस बीच हमारे साथ लेनिन मोहंती साहब ने ज्वाइन किया है। लेनिन मोहंती साहब जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है बीजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत और शुक्रिया आप सबका आने के लिए। सबसे पहले मैं एक बार फिर से उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर आरटीआई किस हद तक कामयाब हुआ? मैं तो यह बोलूँगी कि आरटीआई ऐसे एक एक्ट है जिसमें काफ़ी उसका अवेयरनेस प्रोग्राम करना, ट्रेनिंग करना, गांव तक जाके उसको पहुंचना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हाँ। और हम लोगों जहाँ पर काम करता है, कलाहंडी होने दो या गंजाम गाजापति, जहाँ भी हम लोगों काम करते हैं, तो हमारा टीम को लेके जो लोग ट्रेनर है लाइक निशिकांत, ये सब उनको साथ में लेके उनका साथ में जुड़े हो के काफ़ी गाँव में जाके हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग में भी उनको बताते हैं कि आरटीआई होता है क्या और उनका समस्या है क्या, उसको कैसे समाधान करेंगे। तो इसीलिए काफ़ी जगह पर हम लोगों ट्रेनिंग करने के बाद काफ़ी आदिवासी लोग जो लोगों ने आरटीआई फाइल किया है, और सबसे अच्छी बात हमारे लिए यही है कि काफ़ी जगह पर जहाँ पर हम आरटीआई फाइल किया है वहाँ पर रेस्पॉन्ड मिला है, और जहाँ पर रेस्पॉन्ड नहीं मिला तो हम लोगों ने कमीशन तक हम लोगों ने फाइलिंग किया, तो वहाँ भी हमको अच्छी तरह से न्याय मिला है। आप कह सकते हैं कि उड़ीसा में लोगों को जो दलित है, आदिवासी, उनको फायदा मिल रहा है इस कानून का, ये आप कह सकती हैं? हाँ, फायदा में तो एक इंसिडेंट बोल सकेंगे कि हमारा एक ट्राइबल गाँव है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर वाटर सैनिटेशन का प्रोग्राम में कुछ भी टॉयलेट हुआ नहीं था, लेकिन पेपर में तो काम तो खत्म हुआ था, लेकिन जब फील्ड में हम लोगों गए देखे तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो लोग का साथ काम करने के बाद, लोग ट्रेनिंग लेने के बाद लोग आरटीआई फाइल किया। वो आरटीआई फाइल करने के बाद पूरा डिपार्टमेंट का लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि वो लोग गलत रिपोर्ट दिए थे। तो फिर कमीशन के पास भी आया कि इंक्वायरी करने के लिए, तो खुद कमीशन भी, आरटीआई कमीशन भी ऑर्डर दिया इंक्वायरी करने के लिए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होल डिपार्टमेंट जाके इंक्वायरी किया, तो फाइनल रिपोर्ट भी मिला है कि नहीं, वो जो रिपोर्ट दिया है वो गलत है, उसमें काम नहीं हुआ है। तो रिपोर्ट भी वो लोगों ने इसलिए रिप्लाई भी नहीं दिया, तो इसलिए कमीशन से वो जो स्टाफ है उनके लिए फाइन भी हुआ था, 25,000 का लिया हुआ था। तो बाद में फिर लोगों ने काम किया, तो उसका बाद हमने देखा कि वो एरिया में, इलाका में जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, पहले जब हम जा रहे थे तो उनसे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। तो अभी हो सकता है या खुद वो लोग उनको कोऑपरेट करने के लिए चाहते हैं, या डर से भी भक्ति हो सकता है। तो अभी जहाँ भी जाए, यहाँ कहाँ से आइए, बैठिए, क्या काम है बोलिए, का जिक्र यहाँ पर होने लगा। काफी वो जगह पर हमको काफी पॉजिटिव। लेनिन मोहंती जी, उर्मिला जी ने जो कहानी बताई वो एक कहानी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर तमाम लोगों से बात करूँ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सब भी बात कर रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दिक्कत है। नवंबर 2005 से आज 2014 का अंदर में आरटीआई का एक बहुत लंबा मार्च हो चुकी है उड़ीसा में। एक ऐसे डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां डिस्पोजल रेट 100% है। बहुत सारे 18 डिपार्टमेंट है जहां डिस्पोजल आरटीआई एप्लीकेशन का रेट है 90%, और ऐसे 16 डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का जहां आरटीआई डिस्पोजल है मोर देन 90%, 100% ऑलमोस्ट टच कर रही है जी। अभी एक नया एक्ट आया 2005 में, इनैक्ट हुआ नवंबर में। नवंबर से आज तक आरटीआई इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अभी एक ऐसे है, एक कॉमन
किस वास्ते हम लोग आरटीआई निकाले? गवर्नमेंट का जो मशीनरी है वो ओपन अप हो जाएगा और सिटीजन असर्टेड हो जाएंगे, उनका एक्सेस रहेगा डॉक्यूमेंट का। तो गवर्नमेंट की मशीनरी ओपन अप हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक बात आई थी, पटनायक जी ने बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत से जो सरकारी विभाग में बैठे लोग हैं वो दरअसल जो आरटीआई लगाते हैं उनका कच्चा चिट्ठा, उनकी पोल ना खुले, वो आरटीआई एक्टिविस्ट को कहते हैं भाई 2000 ले लो, 4000 ले लो, लेकिन आरटीआई भूल जाओ। इस तरह का करप्शन, ब्लैकमेलिंग सरकार की सिंपली एक, दिस इज ए वेरी नेसेसरी एक्ट। हम लोग का काम है इस एक्ट को कैसे एक कॉमन आदमी फायदा ले सकता है, वो फायदा के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं, जो मैं कह रहा हूं, मैं एक मिनट बोल रहा हूं। आप जब क्रिटिसाइज करते हो कोई 2000 के लिए, कोई 3000 के लिए, विदाउट ए वैलिड एग्जाम्पल, विदाउट ए वैलिड ग्राउंड, आप अगर उसको बोलेंगे, आप तो हर चीज को बोल सकते हैं, मगर मैं बोल रहा हूं जो पॉजिटिव फैसेट्स है, अभी एक कॉमन सिटीजन उसका हक के लिए वो बहुत आगे जा सक रहा है। पहले आप उनका रिजीम का बारे आप सोचिए, जब कांग्रेस थी तब किसी का साहस नहीं था सेक्रेटरीट अंदर जाके वो कोई ब्यूरोक्रेट से पूछेगा कोई इंफॉर्मेशन, मगर आज का जो है गवर्नमेंट, उसमें अगर आप चाहोगे एक आदमी सिंसियरली जा सकता है गवर्नमेंट का पास, सेक्रेटरीट हो या कोई ब्लॉक ऑफिस हो, एक इंफॉर्मेशन मांगे, वो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। निशिकांत जी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है काफी मिसलीडिंग होता है। मेरे पास अगर 2 एप्लीकेशन आए और मैं दोनों को डिस्पोज कर दिया तो 100% डिस्पोजल हो जाता है। रिजल्ट 100% है। तो लेलिन जी बता रहे थे सारे डिपार्टमेंट्स के कहाँ पे 100% हो गया, 80% हो गया, हालत वही है। ये लोग पहले एप्लीकेशन लेने को मना कर देते हैं। अब उड़ीसा में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, जो ब्रांच में चले जाओ, जो कॉमन मैन है वो जाता है एप्लीकेशन देने, वो पीआईओ बोलता है मैं नहीं रोकूंगा, जो करना है कर लो। अभी तो फिर डिस्पोजल रेट अच्छा ही होगा। नहीं, ये गलत ये गलत नहीं, ये सारे जो एक्टिविस्ट बैठे हैं, सारे जो आरटीआई के काम करने वाले बैठे हैं, और एक एक एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए लड़ाई करने पड़ता है। ये एक पहलू है। दूसरा, इसके बारे में यहाँ पे भी मैं सूचना आयोग के बारे में बोलूंगा कि कोई भी मैकेनिज्म सूचना आयोग का नहीं है। अभी जैसे आपने रिसीव नहीं हुआ तो कंप्लेन कर दिए, और सूचना आयोग क्या करता है, सिंपली इसको रोड कर देता है फास्ट अपीलेट के वहाँ कि भाई ये कंप्लेन पिटीशन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो रिसीव ना करना, लेकिन जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि भाई इसने एप्लीकेशन नहीं लिया इसीलिए कोई आयोग को आया, तो उसी पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सख्ती से भी आए तो ये जो अधिकारी हैं उनमें भय आए। बहरहाल अगर आरटीआई की बात करें उड़ीसा में लेकर, और खासकर आदिवासी और दलितों के मुद्दों पर आज हमने खास तौर पे बात की, उसमें चलते चलते एक बात और जोड़ दूं कि यहाँ पर जो राज्य सूचना आयोग है उसने करीब करीब 200 जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर 200 आरटीआई क्लिनिक भी शुरू किए, जो कि आपने हमारी जो पहली स्टोरी थी उसमें भी देखा। और वो आरटीआई क्लिनिक जो है गरीब लोगों तक, दलितों तक, आदिवासियों तक आरटीआई का फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन जरूरत इस बात की है, इस तरह की जो मुहिम है वो बल्कि और तेज होनी चाहिए, वो मुहिम और बढ़नी चाहिए। बहरहाल हमने इस मुद्दे पर खास तौर से बात की, लेकिन उड़ीसा का हमारा सफर जारी रहेगा। अगले हफ्ते जो आरटीआई से जुड़े तमाम मुद्दे और भी हैं, हम उन सब पर बात करेंगे। लेकिन आज कार्यक्रम में इतना ही। आप सब यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jannekhak@gmail.com, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। Tata.